हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है जियोग्राफी सब्जेक्ट का है, क्लास 12 का जो आप सीरीज जो देख रहे हैं कि मैं एबीटीएस सॉल्व करा रहा हूं। और ये जियोग्राफी का अंतिम माने वीडियो है, एबीटीए का सेट 5 है। आप कमेंट करके बताइएगा कि किस सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। जो सबसे पहले कमेंट करके बताएगा कि कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो लाना है, किस सब्जेक्ट का आपको एबीटीएस सॉल्व चाहिए, मैं उसी को लेकर आऊँगा। ये यदि आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ मैं साथ ही साथ आप एक काम करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि वो भी लोग इसका लाभ उठा सके। और एक बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो मैं पिछले कितने वर्षों से पढ़ा के देखा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि डायरेक्ट एबीटीए से क्वेश्चन आते हैं। यह जो पीडीएफ मैंने तैयार किया हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिटेड होगा। चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए हुए। तो देख लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू और एसएक्यू ही सोल्व है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि ग्रेट शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीके गिलबर्ट ने। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मैग्मा के साथ निकलने वाले गर्म पानी को कहा जाता है? तो जुवेनाइल वाटर। ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के तट के पास। वह क्षेत्र जहां इंसेलबर्ग पाए जाते हैं तो कालाहारी रेगिस्तान में। वह जल निकासी पैटर्न जो एक गुंबदाकार पहाड़ी पर विकसित होता है तो रेडियल जल निकासी पैटर्न है ये। भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र की एक विशेषता है तो दोपहर में संवहनीय वर्षा होता है। ज्वालामुखी पदार्थों से बनने वाली मिट्टी है तो एडी सोल है। ह्यूमस समृद्ध मिट्टी का रंग होता है तो काला होता है। वह ज्वालामुखी क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अधिकतम है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु क्षेत्र है। मानसून हवा एक प्रकार की है तो आवधिक हवा एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जल जीव है तो वाटर हायसिंथ। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा खतरा है तो हिमस्खलन का। भारत में श्वेत क्रांति के जनक है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वह कृषि प्रणाली जिसमें बाजरा मुख्य फसल है तो शुष्क खेती है। भारत का पहला जूट मिल स्थापित हुआ था तो रिस्टाम में। औद्योगिक स्थान का न्यूनतम लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था तो अल्फ्रेड वेबर के द्वारा। पेशेवर परामर्श का उदाहरण है तो क्वीनरी आर्थिक गतिविधि। तटीय रेत के टीलों के साथ विकसित होने वाला बस्ती पैटर्न है तो रेखीय बस्ती पैटर्न है। भारत में आयु लिंग अनुपात का निर्धारण करने वाला सूत्र है तो कुल महिला जनसंख्या बटा कुल पुरुष जनसंख्या इंटू 1000। ये और भी सेट में आया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये, ठीक है। आगे कि छत्तीसगढ़ का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है तो दल्ली राजहरा। उसके बाद देखिए संक्षिप्त उत्तर प्रश्न है, एसक्यू है। रेगिस्तानी क्षेत्र में भूजल की मात्रा कम क्यों होती है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में कम वर्षा होती है और उच्च वाष्पीकरण दर भूजल की मात्रा को कम कर देती है। या एक्वीफर क्या है? तो एक्वीफर एक भूवैज्ञानिक संरचना है जो पानी को संग्रहित और स्थानांतरित कर सकती है। बैकशोर क्या है? तो बैकशोर समुद्र तट का एक वह क्षेत्र है जो उच्च ज्वार रेखा के ऊपर होता है। गतिक नवजीवन से क्या तात्पर्य है? तो जल भूमि का उत्थान होता है और नदी की अपर्दन क्षमता बढ़ती है तो इसे गतिक नवजीवन कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी की परिभाषा दीजिए। तो पूर्ववर्ती नदी वह है जो भूवैज्ञानिक परिवर्तनों जैसे उत्थान के बावजूद अपनी धारा
बनाए रखती है। मृदा संरचना से क्या तात्पर्य है? तो मृदा संरचना रेत, गाद और मिट्टी कणों का अनुपात को संदर्भित करती है। और अगला क्वेश्चन देखिए कि भौतिक रूप से शुष्क मिट्टी से क्या तात्पर्य है? तो भौतिक रूप से शुष्क मिट्टी में पानी होता है, लेकिन यह पौधों के लिए अनुपलब्ध होता है, आमतः उच्च लवणता के कारण। उसके बाद देखिए ओजोन गैस की सघनता को मापने की इकाई क्या है? तो इकाई इसका जो है डब्सन यूनिट है। कौन सा जलवायु क्षेत्र 4 बजे की वर्षा से जुड़ा है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र 4 बजे की वर्षा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए हेलोफाइट्स के विकास के लिए किस प्रकार का भौतिक वातावरण उपयुक्त है? तो लवणीय वातावरण हेलोफाइट्स के लिए उपयुक्त होता है। ग्लोबल वार्मिंग के 2 प्रभाव बताए। तो समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाता है और चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति हो जाती है। ex-situ संरक्षण क्या है? तो ex-situ संरक्षण का अर्थ है किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करना। भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रस्तावित सूखा की परिभाषा क्या है? तो सूखा एक ऐसी स्थिति है जब वर्षा सामान्य से 75% से कम होती है। गीली खेती क्या है? तो गीली खेती वह है जिसमें पानी की उपलब्धता पर्याप्त होती है। फसल तीव्रता को परिभाषित करें तो फसल तीव्रता एक वर्ष में एक ही भूमि पर उगाई गई फसलों की संख्या है। उद्योग क्या है? तो उद्योग का अर्थ है श्रम, मशीन और औद्योगिकी का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। आगे तृतीय आर्थिक गतिविधियों को परिभाषित करिए। तो तृतीय आर्थिक गतिविधि में परिवहन, बैंकिंग और शिक्षा जैसी सेवाओं का प्रावधान शामिल है। जनसंख्या विस्फोट क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है मानव जनसंख्या का तीव्र और अत्यधिक वृद्धि होती है। शुष्क स्थल बस्ती क्या है? तो शुष्क स्थल बस्ती एक ऐसा स्थान है जो बाढ़ से संरक्षित होता है। विकास को परिभाषित करें तो विकास आर्थिक वृद्धि के साथ जीवन स्तर और सामाजिक कल्याण में सुधार को संदर्भित करता है। बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्यों कहा जाता है? तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का केंद्र है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो को स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। और अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे क्यों जा रहा है 11, 12 और ये हो गया आपका 14। तो यहीं पे हमारा जो वीडियो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।